वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट ओशिन सैनी। आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ ये इंफॉर्मेटिव तो नहीं बट प्रैक्टिकल बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताऊंगी कि कैसे जो ये दलाल हैं ये केस की डीलिंग करते हैं इसी एक पर्टिकुलर एडवोकेट के साथ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा एडवोकेट एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसमें क्या जरूरत थी कि अमेंडमेंट किया गया और किस टॉपिक को लेके अमेंडमेंट हुआ है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम उन पर्संस के बारे में बात करेंगे जो किसी एक पर्टिकुलर एडवोकेट के लिए एजेंट का काम करता है। अगर मैं बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आपने देखा होगा हर लाइन में हर फील्ड में कहीं ना कहीं दलाल होते हैं और उनका काम ये होता है, देखो वैसे तो इनको एजेंट बोला जाता है और इनका काम ये होता है किसी के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है सबसे पहले वो लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनका लिंक होता है एडवोकेट्स के साथ। एक पर्टिकुलर एडवोकेट जो उनको एक फिक्स परसेंटेज देता है वो अपने बेनिफिट के लिए, फिर वो ये नहीं देखते कि पार्टी की वेलफेयर कहाँ पर है, उनके साथ जस्टिस होगा, उन्हें रिलीफ मिलेगा या नहीं, उनको इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। वो जस्ट उनको उसके लिए वो एक केस फाइल है जो वो जिस एडवोकेट के पास लेके जाएगा वहां से उसको कमीशन मिलेगा। तो आज इसी टॉपिक पे मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगी। देखिए हम तो कोर्ट में रहते हैं, हमें एक एक चीज का पता होता है कि ये लोग कैसे वर्क करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। हालांकि चैम्बर से लेके कोर्ट तक का इनका कैसे काम रहता है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल जो आज तक आपने नहीं देखी होगी, आपको नहीं पता चलता कि कोर्ट में किस तरीके से ये जो दलाल हैं ये अपना नेटवर्क फैलाए रखते हैं शुरू से लेके लास्ट तक, जब केस शुरू होता है और लास्ट तक इनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एडवोकेट एक्ट 1961 तो पहले भी था, लेकिन उसको अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी। देखिए कहीं ना कहीं टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पिछले तीनों जो मेजर क्रिमिनल लॉज थे अमेंडमेंट होके न्यू इम्प्लीमेंट हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो टाइम को देखते हुए उनमें भी अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। तो इसी के मैं आपको बताऊं कि टाइम टू टाइम हर चीज में अमेंडमेंट की जरूरत होती है और सिचुएशंस को देख के अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं। अब भी गवर्नमेंट को काफी, या फिर बार को हम बोलें, जो भी स्टेट बार होती है सभी को नॉलेज में रहता है कि ये वाली चीजें ज्यादा हो रही थी। तो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमेंडमेंट लाया गया। जो हमारा एडवोकेट एक्ट है 2023 बिल पास हुआ था और 30 सितंबर 2024, मतलब कि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन ये वीडियो जो अपलोड होगी, आई डोंट नो आप लोग कब देखेंगे, जब भी देखेंगे, लेकिन इस एक्ट के एनफोर्समेंट की जो डेट है वो 30 सितंबर 2024 रहेगी। इसमें जो एक सबसे बड़ा पॉइंट ऐड किया गया वो था सेक्शन 45A। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप पढ़ना चाहोगे, आप इंटरेस्टेड हो, और अगर आप एक बिल्कुल न्यू जनरेशन के एडवोकेट हो तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप को प्लीज ये एक्ट पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको अपने एथिक्स नहीं पता होंगे, आपको अपने रूल रेगुलेशन नहीं पता होंगे, आप किसी लॉ को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है, जो भी न्यू एडवोकेट्स मुझे देख रहे हैं जिनको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरी इस वीडियो से एक तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, उनको पता चलेगा कि कोर्ट में दलाल कैसे वर्क करते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगी। एमएसीटी केस होते हैं, क्लेम केस। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। जब भी कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो वहां पे जिसकी डेथ होती है या फिर अगर वो इंजर्ड हुआ है पर्सन, तो उसको क्लेम मिलता है, या तो इंश्योरेंस कंपनी देती है, गवर्नमेंट देती है, कंपनसेशन जैसे भी मिलता है उसको दिया जाता है। अब बात शुरू होती है कि यहाँ से दलाली कैसे शुरू होती है। देखिए जैसे ही एक्सीडेंट होता है, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस से लेके हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से लेके वहां के जो कंपाउंडर हैं या फिर वहां के जो भी रिसेप्शनिस्ट हैं, इन सभी का क्या होता है, फिक्स रहता है। इनकी एडवोकेट्स के साथ टाई अप रहती है। ये एक काइंड ऑफ
दलाल ही होते हैं, जिसको सेक्शन 45A में इंसर्ट किया है टोट के नाम से, और वहां पे डिफाइन कर दिया गया है कि ऐसे पर्संस की जब भी कोई कंप्लेन करता है या फिर नॉलेज में आता है तो वहां पे उसको पनिशमेंट का भी प्रोविजन दिया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस कोर्ट को डिस्क्रिप्शन पावर दी गई है, या फिर कौन सी कोर्ट है जो इनके अगेंस्ट फाइन इंपोज कर सकती है या फिर पनिशमेंट लगा सकती है। तो देखिए, इनका जो सर्कुलेट वर्क रहता है इनकी टीम का, ये क्या करते हैं, बाहर आउटर साइड जो है इनकी जो भी डीलरशिप होती है एडवोकेट के साथ, ये डील करते हैं, वहां से केस फिर एडवोकेट के पास आता है। और ऐसे में क्या होता है, देखिए जो भी न्यू एडवोकेट्स होते हैं उनके लिंक नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैंने अपनी वकालत शुरू की थी, कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस एरिया से हो आप अपनी वकालत वहीं से शुरू करोगे। आप अपना होम टाउन या फिर वर्क प्लेस छोड़ के आप किसी दूसरी अगर डिस्ट्रिक्ट को चूज करते हो तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, क्योंकि आपके पास लिंक नहीं होते, और जब तक लिंक नहीं होता, ये रियलिटी है, किसी भी एडवोकेट के पास काम आना बहुत ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं शुरू में ये चीजें हमने भी फेस की है कि काम नहीं आते, लेकिन टाइम टू टाइम जब आप अपनी परफॉर्मेंस देते हो तो आपके पास केस आने शुरू हो जाते हैं, आपकी जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो एक चेन सीरीज है। लेकिन ये जो दलाली का काम होता है, ये आपके पास काम आने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो फिक्स दलाल होता है, एक जो पर्सन होता है जो एजेंट बन के रहता है, वो उस एरिया के जितने भी केसेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की के साथ अगर उसके ससुराल वालों ने कुछ भी गलत किया है या नहीं किया, सोच के चलो किया है या नहीं किया, उसके बाद अब बात कहाँ आती है, वो लड़की उस जो एजेंट है उसकी नॉलेज में आती है बात। वो उनके पास जाएंगे, वो उनको कन्वेंस करेंगे कि हम आपको रिलीफ दिलाएंगे, हम केस करवाएंगे। वो इतनी बातों से इतना मतलब कि उसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि हम केस करने के लिए रेडी हैं। वो उसको लेके फिर कोर्ट में लेके जाएंगे, उस एडवोकेट XYZ जो भी है उसके पास लेके जाएंगे। वहां जाके क्या होता है, रियलिटी बता रही हूँ, वहां जाके देखो वो जो एडवोकेट है, मैं सभी की नहीं कहूंगी लेकिन जो हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ कि वो क्या करते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि लड़की की वेलफेयर कहाँ है या फिर लड़की का घर बसाने के वो एफर्ट्स लगाते हैं। वो जाते ही सबसे पहले दहेज का केस रजिस्टर करवाएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का रजिस्टर करवाएंगे, मेंटेनेंस, डिवोर्स, इतने सारे केसेस हैं वो रजिस्टर करवा देंगे। जबकि हालांकि रियलिटी में ना तो लड़के पक्ष की तरफ से दहेज की डिमांड हो रखी होती है, ना ही कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है। जो लड़की है वो बस रहना नहीं चाहती है, वो डिवोर्स लेना चाहती है। तो ऐसे में ये जो एजेंट होते हैं, देखिए कैसे किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक बार जब केस लगता है तो सालों साल कोर्ट में निकल जाते हैं, लेकिन सिर्फ इन एजेंट्स की कुछ परसेंटेज की वजह से देखिए किस तरीके से लाइफ बर्बाद होती है। और ये सिर्फ यहाँ केस तक ही लिमिटेड नहीं है, जब भी किसी की बेल लेनी होती है तो इतने शॉर्टेज आपको कोर्ट में पता नहीं चलता कि कौन फेक है और कौन असली, क्योंकि इतना क्राउड रहता है और ये हर तीसरा पर्सन आपको शॉर्टी लेता मिलेगा। देखिए इस पे भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। अब तो खैर जो आधार कार्ड है जो शॉर्टी लेता है उसका आधार कार्ड लिंक कर दिया गया है। जैसे ही आधार कार्ड हम एंटर करवाते हैं कोर्ट में तो पता चल जाता है कि इन्होंने शॉर्टी ली हुई है। कोर्ट अब फ्रेश जो है सिक्योरिटी लेना शुरू कर दिया है कोर्ट ने। अदरवाइज एक एक पर्सन पैसों के चक्कर में इतने इतने बंदों की शॉर्टीज लेते थे, उनको खुद नहीं पता होता था कि आप जिसके श्योरिटी ले रहे हो क्या वो पर्सन आप जानते हो कहाँ से है, क्या वो कोर्ट की जो भी बेल की कंडीशंस है उनको फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे। इन दलालों को कोई मतलब नहीं है। एक बार ये केस ला के दे देते हैं एडवोकेट्स को, उसके बाद अपनी परसेंटेज लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद ना इन्हें पार्टी से मतलब है ना उनके केस से मतलब है। तो इसी चीज को रोकने के लिए ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023, इसका जो सेक्शन 45A इंसर्ट किया गया, इसमें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, JMIC कोर्ट, इवन रेवेन्यू कोर्ट तक को पावर दे दी गई, क्योंकि सबसे ज्यादा दलाली होती है प्रॉपर्टी के मैटर्स में। सबसे ज्यादा दलाल देखने को मिलते हैं कि वो एग्रीमेंट करवा देंगे, सेल डीड बनवा देंगे, या फिर जो भी तरीके की रजिस्ट्रियां होती हैं, सबसे ज्यादा दलाली इसमें होती है। और सबसे ज्यादा मिस्टेक भी इसी में होती है कि आप रजिस्ट्री करवा रहे हो उसमें मिस्टेक हो जाती है तो आपको उसका इतना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर एक बार
रजिस्ट्री हो गई है तो उसके बाद आपको समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। खैर ये तो अलग टॉपिक हो गया, इस पे हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे दलाली का जो मैं आपको बताने वाली हूँ, कि जो बता रही हूँ बेस, कि ये किस तरीके से फैला हुआ है और इसकी रोकना कितना जरूरी था। अब जो कोर्ट्स को पावर दी गई है उसमें ये मेंशन कर दिया गया है इसके सब क्लोज 5 और 6 में 45A के, कि जैसे ही ऐसे पर्संस आपकी नॉलेज में आते हैं या फिर कोई उनकी कंप्लेन करता है तो आप सबसे पहले उसे अपॉर्चुनिटी देंगे, उसको सुनेंगे, उसके बाद उस पर 3 महीने की सजा या 500 रुपए तक का फाइन इंपोज किया जा सकता है। और ऐसे पर्संस का जो लिस्ट है वो कोर्ट के बाहर भी नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाए, ताकि जो पर्सन बार बार किसी की श्योरिटी ले रहा है तो वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए कि वो फ्यूचर में किसी की भी सिक्योरिटी ना ले, या फिर जो दलाली कर रहे हैं छोटे से काम से लेके एक बड़ा काम आप सोच भी नहीं सकते हैं कोर्ट में। मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इतना बताती हूँ कि अगर आपको एक कॉपी भी निकलवानी है, सपोज आपकी अथॉरिटी नहीं है, तो वो काम भी ये दलाल आपको करवा के देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। और एज एन एडवोकेट ये सभी उन एडवोकेट्स के लिए खुशखबरी है जो फ्रेश अभी अपनी वकालत शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक स्कोप है। जैसे ही किसी कोई विक्टिम है या एक्यूज्ड है, जैसे ही किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो अप्रोच करते हैं कोर्ट की तरफ। और अगर ये दलाल बीच में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टीज के साथ बहुत अच्छा उनका जो है उनको रिलीफ मिलने के चांसेस रह सकते हैं, उनका वेलफेयर बहुत अच्छे से हो सकता है, उनको न्याय मिलेगा, उनको किसी की ये नहीं है, क्योंकि क्लेम के जो केसेस होते हैं वो टोटली परसेंटेज के ऊपर चलते हैं। तो जब तक उनको क्लेम का अमाउंट मिलता है तब तक दलाल का उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। वो अपना जो परसेंटेज है लेके जा चुका होता है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि पार्टी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऐसे में आपका क्या सोचना है कि ये जो बिल आया है ये किस हद तक सही होगा, इसमें जो पब्लिक है उसको कितना बेनिफिट रहेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझसे, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपके टॉपिक्स को जरूर लूंगी। थैंक यू सो